हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यूथ बुक से सीडीपी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम ईबीएस के 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम सुपर टेट की पूरी क्लास चलाएंगे दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 1 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न चलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, 5 से 7 मिनट में 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं के समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। अगले प्रश्न चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। सही है, ये सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से आता है, ये गलत है। विकास उकसावा बढ़ाने देने से नहीं है, यही उत्तर सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। आस पड़ोस सांस्कृतिक जैसी शिक्षा दी जाएगी। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो 5वें प्रश्न में क्या होना संभव है? तो समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? तो रुचि पैदा करना एक कला है। अगला प्रश्न चलते हैं। किसी विषय में अगर रुचि पैदा करेंगे, प्रेरणा देंगे, तभी वाला बच्चा सीखेगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व नहीं पूछ रहा है, तो नहीं संवेदी है। संवेदी नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, ये सब क्रियात्मक, ये सब संवेग के तत्व हैं। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा, इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि नहीं जब पूछ लेता। और इसमें देखिए यूथ बुक में जो प्रैक्टिस सेट दिया है, ये प्रीवियस पेपर ही इसमें ज़्यादातर हैं, नए प्रश्न बहुत कम हैं, और लेकिन यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। कहीं ऑप्शन के प्रश्न बनाता है, प्रश्न को ऑप्शन बनाता है। तो आप लोग कायदे से प्रश्न को देखिए और प्रश्न पढ़ते समय नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया। अधिगम जन्मजात नहीं होती, अधिगम सीखने से होता है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? तो अधिगम के सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन का चरण के पूर्ववर्ती है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह मनोवैज्ञात्मक सिद्धांतवादियों द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया? तो वर्दीमर ने प्रत्यक्षीकरण को विकसित किया था। वर्दाइमर कहीं कहीं लिखा रहता है, वर्दीमर। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो यह संसाधनों की उपलब्धता। प्रश्न संख्या 13 है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? तो यह विधि सूक्ष्म शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक से संबंधित, बहुत बार पूछा है किलपैट्रिक। परियोजना विधि, यही सब तो बहुत बार पूछते हैं, घुमा फिरा के। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो किस अवस्था में करता है? तो यह औपचारिक अवस्था, यानी 11 से 16, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी पियाजे के चौथी अवस्था में करने लगता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। तो यह है गेस्पर्ट इटार्ड।
गैस पर रिटार्ड। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो यह व्यूह रचना कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। प्रश्न संख्या 18 है। बुद्धि अपने आसपास के समायोजन योग्यता है। अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, किसने कहा था? तो यह कहा था जीन पियाजे ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ईस्टर्न ने किया था। बहुत बार पूछा ये, एक कारक बुद्धि, द्विकारक, बहुकारक। अगले प्रश्न चलते हैं। किस परीक्षण में 10 मसलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ये देखिए परीक्षण, एक टेस्ट है। यह टेस्ट है रोरसा टेस्ट। रोरसा टेस्ट में 10 स्याही के धब्बे होते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 में विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, तो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए दूसरे समान बच्चों के साथ में होना चाहिए ताकि वह अवहेलना का शिकार ना हो, पिछड़े बालक में शामिल ना हो जाए। यानी बच्चों के साथ, समान बच्चों के साथ पढ़ाया जाएगा तो वो विकास करेंगे। पियाजे मुख्यतः किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक क्षेत्र में जाने जाते हैं, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। पियाजे की चारों अवस्थाएं बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस में भी उच्च होंगे? तो यह है सृजनात्मकता में, सृजनशीलता में। यह आवश्यक नहीं है कि अगर किसी की बुद्धि उच्च है, बुद्धि लब्धि उच्च है, तो वह सृजनशील ही हो। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास के प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। द्रुतगामी विकास का नियम है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं वाला तो केवल नहीं, यही सब सीटेट और यूपी टेट में फंसाता है। केवल जहाँ आ जाए तो उसको समझ जाए कि ये सुपरफ्लूअस हो रहा है, आगे जा रहा है, उसी को ज़्यादा ध्यान दीजिए करने के। अगले प्रश्न चलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड थे। अगले प्रश्न चलते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, यानी उपयोग सभी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है तो वे हमेशा सफल होते हैं। यह गलत है, क्योंकि कभी कभी अच्छे बालक भी और तेज़ बालक भी असफल हो जाते हैं। कभी कभी पिछड़े बालक भी अच्छा कर ले जाते हैं। तो यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि विशेषता वाले बालक हमेशा सफल हो जाएं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न करते समय बहुत बारीकी से पढ़िएगा, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है मनोविज्ञान के, सीडीपी के। सीखी हुई बात को स्मरण कर रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, यह विस्मृति कहलाती है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यह है लार ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कभी कभी पूछता कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये है वाला भी याद किया जाइए। थायराइड ग्रंथि, व्यूज ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसका उत्तर सी सही है। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सीडीपी के प्रैक्टिस 2 तारीख तक हम 10 पूरा प्रैक्टिस सेट करा देंगे, और सपोर्ट बनाए रखिए। हम सुपर टेट की पूरी क्लास थ्योरी पढ़ाएंगे, सीडीपी वगैरह, सीडीपी हिंदी, साइकोलॉजी, सीडीपी और साइकोलॉजी, मतलब सीडीपी और पर्यावरण ईवीएस को विशेष रूप से हम पढ़ाएंगे सुपर टेट में। चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।